सिया को छोड़ने के लिए अक्षत, पाखी, सताक्षी, समर और करण सिया के साथ लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए थे। उनके साथ छोटा सा बच्चा आरव भी था। सभी लड़कियां एक एक करके सिया से गले मिली। सिया ने एक नजर आरव को देखा और गहरी सांस ली। बाय, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये बोल सिया अपना लगेज लेकर अंदर चली गई। सब उसे नम आंखों से जाते हुए देख रहे थे। पाखी अक्षत के सीने से लगकर रोने लगी, तो वही सताक्षी भी समर के सीने से लगकर रो रही थी। पाखी ने रोते हुए कहा, सिया जीजी भी हमें छोड़कर चली गई। अक्षत ने पाखी को बाहों में भरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। सताक्षी ने भी रोते हुए समर से पूछा, सिया भाभी सा खुद को संभाल तो लेंगी ना समर जी। समर के दिल में सिया के लिए फिक्र थी, पर उसने फिर भी सताक्षी को झूठा दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सताक्षी, वहां पर सिया अकेली नहीं है। अंबिका और शिव दोनों उसके पास हैं। वो सिया को संभाल लेंगे। वो सब एक दूसरे को दिलासा देकर वहां से वापस घर लौट गए। वहीं दूसरी ओर सिया की फ्लाइट कुछ घंटों के बाद इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सिया ने अपने आप से कहा, हे भगवान, जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ उसे पूरा करना। सिया लगेज लेकर अराइवल के वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और किसी के आने का वेट करते हुए वो बार बार आते जाते लोगों की तरफ देख रही थी। तभी एयरपोर्ट के पासपोर्ट चेकिंग काउंटर पर खड़ी लड़की को किसी ने अपना पासपोर्ट दिया, तो लड़की ने पूछा, व्हाट इज योर नेम सर? वो लड़का बोला, राघव। ये नाम पासपोर्ट चेक करने वाली उस लड़की के कानों में पड़ा था, पर टीस सिया के दिल में उठी थी। सिया ने मन में कहा, ये एहसास कैसा है? राघव का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? वो अपनी जगह से उठी और नजरें घुमाकर किसी को ढूंढने लगी। सिया ने मन में कहा, वो यही है, ये एहसास उन्हीं का है। तभी सिया के पीछे से एक आवाज आई, सिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे सफेद कुर्ता पजामा पहने उसका भाई, जो उससे कुछ महीने ही उम्र में बड़ा था, वो वहां पर खड़ा था। उसे देखकर सिया ने गंभीर स्वर में कहा, शिव तुम? शिव ने सिया को देखकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं हूँ सिया, वो थोड़ी देर हो गई आने में। तुम नहीं जानती दिल्ली के ट्रैफिक को। वैसे तुम मुझे ही ढूंढ रही थी क्या? सिया ने अपने आसपास नजर घुमाते हुए कहा, शिव वो राघव यहाँ हैं। शिव सिया को समझाते हुए बोला, सिया तुम आते ही शुरू हो गई। राघव को गए 1 साल हो गया है, तुम उसे भूल जाओ, अब बहुत हुआ। शिव की बात सुनकर सिया मायूस हो गई थी। शिव ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा, सिया घर चलो, तुम इतना लंबा सफर तय करके आई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, घर चलकर आराम कर लो। ये बोल वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आया था। सिया कार में बैठ तो गई थी, पर फिर वो कुछ सोचकर बोली, नहीं शिव, मुझे घर नहीं जाना, मुझे अयोध्या जाना है। फिर कार में ही सिया ने शिव को अनाथ आश्रम की प्रॉब्लम के बारे में बताया, जिसे सुनकर शिव ने मुंह बनाते हुए कहा, सीरियसली सिया, तुम इसीलिए वापस आई हो? मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए वापस आई हो। सिया ने मुंह बनाते हुए शिव को जवाब दिया, शिव मैं अब अनाथ आश्रम में ही रहूंगी, वहां मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, वरना मुझे कोई एडवाइस मत दो। तो शिव ने आंखें रोल करते हुए कहा, सिया तुम बहुत ही जिद्दी हो। सिया बोली, तुम भी बहुत जिद्दी हो शिव, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, बस मुझे मेरी अमानत लौटा दो, मुझे अब वो वापस चाहिए। सिया ने शिव के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे देखकर शिव ने पीछे एक बैग में से कटार निकाली और उसे सिया के हाथ पर रखते हुए बोला, ये लो तुम्हारे राघव की आखिरी निशानी। क्यों सिया, क्यों तुम राघव को नहीं भूल पा रही हो? अब तो 1 साल बीत चुका है, अब तुम्हें नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारा दोस्त केशव चौहान, वो IPS ऑफिसर बन गया है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है,
तुम उससे शादी कर लो। सिया शिव की बात काटते हुए बोली, शिव, अंबिका हादसे के बाद तुम्हें भूल चुकी है, फिर भी तुमने दूसरी शादी नहीं की। तुम आज तक उसकी देखभाल कर रहे हो और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो कि मैं राघव को भूल जाऊं। नो वे शिव, मैं राघव के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। और तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करने का फैसला ले लिया। मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहती हूँ। अनाथ आश्रम के अलावा मेरा यहाँ आने का ये भी एक रीजन है। शादी के बाद मैंने इस सपने को त्याग दिया था, लेकिन अब मैं इस सपने को फिर से पूरा करने की कोशिश करना चाहती हूँ। अनाथ आश्रम और यूपीएससी एग्जाम मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव को पता था कि सिया उसकी बात नहीं मानने वाली, इसलिए उसने ही हार मान ली और सिया के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन पहुंचते ही सिया ने बिना कुछ कहे अपना लगेज लिया और रेलवे स्टेशन के अंदर चली गई। उसे जाते हुए देखकर शिव गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। सिया ट्रेन में चढ़ गई। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद वो अयोध्या पहुंच चुकी थी। सिया ट्रेन से उतरी और इधर उधर भीड़ में अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। उसने मन में खुद से कहा, ये केशु और अप्पू कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। वो क्या मुझे लेने आना भूल गए हैं? सिया के पीछे से एक लड़के की आवाज आई, ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपनी दोस्त सिया को भूल जाए? सिया झट से पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक टॉल, हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का खड़ा था, जो दिखने में सिया से 1-2 साल बड़ा लग रहा था। उसे देखकर ना जाने कैसे सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया ने स्माइल करते हुए उस लड़के से कहा, केशु। केशु सिया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ये तुम ही हो ना सिया? जीन्स, टॉप और स्नीकर्स में अच्छी लग रही हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ सिया? क्या लंदन में कोई अंग्रेज मिल गया तुम्हें? सिया केशु के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम आते ही शुरू हो गए केशु। तुम अकेले क्यों आए हो? अप्पू कहाँ है? वो नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? सिया की बात सुनकर केशु ने स्माइल करते हुए कहा, वो कैसे आती सिया? 2 दिन बाद उसकी शादी है। केशु की बात सुनकर सिया ने मुंह फाड़ कर कहा, क्या? अप्पू की शादी है और उसने मुझे बताया भी नहीं? केशु सिया की बात सुनकर बोला, सिया, ये सब तुम्हें अप्पू से पूछना चाहिए और जल्दी चलो, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। केशु अपने साथ जीप लेकर आया था। वो कुछ परेशान नजर आ रहा था, जिसे देखकर सिया ने मन में कहा, ये केशु कुछ परेशान लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वही केशु ने मन में सोचते हुए कहा, सिया, अप्पू ये शादी किस मजबूरी में कर रही है? तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी कि आखिर क्यों अप्पू ने तुम्हें शादी के बारे में नहीं बताया। सिया और केशु कुछ देर में एक हवेली के बाहर पहुंच गए थे। हवेली की चहल पहल और सजावट देखकर पता चल रहा था कि यहाँ शादी होने वाली है। हवेली देखकर सिया ने स्माइल करते हुए कहा, महेंद्र काका ने हवेली को अच्छे से सजाया है केशु। देखकर लग रहा है जैसे कि अप्पू की शादी किसी बड़े रईस खानदान में हो रही है। ये सब बाद में देखना सिया, अभी अंदर चलो। केशु सिया को बोला और उसका लगेज लेकर उसके साथ अंदर चला गया। सिया अंदर जाते ही पहले अप्पू की फैमिली से मिली, फिर वो और केशु फर्स्ट फ्लोर पर अप्पू के कमरे में गए। कमरे में सिया की उम्र की एक लड़की सिंपल सलवार सूट पहने हुए बेड पर उदास मन से बैठी हुई थी। उसका ध्यान खिड़की से बाहर था। उसे देखकर सिया ने स्माइल करते हुए कहा, अप्पू, कैसी है तू? अप्पू ने सिया को देखकर उसके गले लगते हुए कहा, सिया, तुम आ गई, कैसी हो तुम? सिया बोली, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? अप्पू ने रोने जैसा मुंह बना लिया और बोली, मैं भी ठीक ही हूँ। तुमने नीचे शादी की तैयारियां तो देख ही ली होंगी। सिया और अप्पू बेड पर बैठ गई। केशु भी उनके पास कुर्सी पर बैठ गया। सिया अप्पू के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, उन लोगों ने जो बताया वो सच है या झूठ, ये मुझे तुम ही बता सकती हो। वैसे जो वो लोग बोल रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है अप्पू, क्योंकि मुझे पता है कि काका जब तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है।
तुमने आज तक उनका दिल नहीं दुखाया, तो अब कैसे दुखा सकती हो? सिया की बात सुनकर अप्पू नम आंखों से सिया को देखते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम नहीं जानती हो कि बाबा ने मेरी शादी कहाँ तय की है। वो लोग बहुत ही देहाती और गंवार हैं। बाबा बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं सिया। सिया अप्पू को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्यों, क्या कमी है उस लड़के में अप्पू? अप्पू बोली, तुम्हें नहीं पता कि वो लोग राजस्थान में रहते हैं और कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी। उसका नाम ठाकुर समर्थ सिंह है। अप्पू सिया से जिस लड़के की बात कर रही थी वो लड़का समर्थ था। चांदनी रात में रेत के टीलों के बीचों बीच बनी एक सड़क पर एक ट्रक तेज रफ्तार से कहीं जा रहा था। ट्रक के ड्राइवर के बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे से हैवानियत झलक रही थी। आदमी ने ट्रक ड्राइवर से कहा, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, इन लड़कियों को हमें बॉर्डर के पार भेजना है। राणा वत्सा का ऑर्डर है और अगर उनका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हम जान से मारे जाएंगे। ट्रक के पीछे काफी सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो सभी लड़कियां 15 साल से 20 साल की उम्र तक की लग रही थी। उन पर 2 नकाबपोश आदमी बंदूकें ताने खड़े थे। कुछ लड़कियां डर से रो रही थी। एक लड़की अपनी गोद में बैठी रो रही लड़की को धीमे स्वर में बोली, रज्जो मत रो, चुप हो जाओ। रज्जो बोली, जीजी कैसे चुप हो जाओ? कुछ देर में ये लोग हमें बॉर्डर के पार भेज देंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान हमारी मदद करो। ट्रक चला जा रहा था कि तभी ड्राइवर की नजर रास्ते पर गई। रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक ब्लैक जीप खड़ी थी। उस जीप के बोनट पर कोई शख्स लेटा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने ड्राइव करते हुए अपने बगल वाले आदमी से कहा, भीमा, सामने एक गाड़ी रास्ता रोके खड़ी है। भीमा गाड़ी को ध्यान से देखते हुए बोला, ये कौन है? गाड़ी पर लेटा आदमी दिखने में लंबा चौड़ा था और उसने काला कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके पास बंदूक भी थी। भीमा ने ड्राइवर से कहा, शायद कोई शराब पीकर लेटा हुआ है, तो ज्यादा ध्यान मत दे, हॉर्न बजा, जो भी होगा आवाज सुनकर हट जाएगा। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया पर जीप पर लेटा आदमी नहीं हटा। ये देख ड्राइवर भीमा को सवालिया नजरों से देखने लगा। भीमा ने ड्राइवर से कहा, हम लोगों का ये काम पूरा करना ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान मत दे, बस गाड़ी चला, स्पीड बढ़ा और उड़ा दे इस शराबी को। उसके ऐसा बोलते ही ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। ट्रक जीप से कुछ ही दूर था कि तभी वो जीप वाला आदमी झट से उठकर बैठा और बंदूक से ट्रक ड्राइवर के ऊपर फायर करने लगा। गोली सीधे ट्रक की विंडशीट को तोड़ते हुए ड्राइवर के माथे के बीचों बीच जा लगी। भीमा ने ड्राइवर को देखकर बौखलाते हुए ब्रेक दबा दिया। भीमा ने सामने जीप वाले आदमी को आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा, ठाकुर समर्थ लौट आए। क्या ये वही समर्थ था जिसके साथ अप्पू को शादी नहीं करनी? तो क्या सिया अपनी दोस्त अप्पू को समझा पाएगी कि वो समर्थ से शादी कर ले, या फिर समर्थ जैसे लड़के से शादी करने से उसे रोक देगी? सिया का महेंद्र काका के पास आने का मकसद क्या है? कौन सी अनहोनी से सिया अनजान है? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।